आज हम आगे का विषय चर्चा करेंगे। जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने विटामिन्स के बारे में बात की थी। जो हमारी विटामिन्स हैं वो स्रोत कौन कौन से हैं और उनकी कमी से कौन कौन से रोग हो जाते हैं, इन सब की विस्तार से हम लोगों ने चर्चा की। वहाँ से अमूमन आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं, या तो किसी विटामिन का रासायनिक नाम आपसे पूछा जाता है या किसी विटामिन की कमी से होने वाला रोग आपसे पूछा जाता है। तो कहीं ना कहीं से आपसे प्रश्न वहाँ से पूछा ही जाता है। तो ये कुछ बीमारियाँ थी जो हमारे खाने पीने की वजह से कमी की वजह से हो जाती हैं। ऐसे ही कुछ और डिसीज हैं हमारे पास, उसकी भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। जैसे हम अगला बिंदु है उस पर चर्चा शुरू करते हैं आज की। लेवरन ने मलेरिया पीड़ित व्यक्ति के रक्त में मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम की खोज की थी। इस बात को आप ऐसे समझिए कि मलेरिया की खोज किसने की, तो हम लोग अमूमन जो जानते हैं रोनाल्ड रॉस को जानते हैं। रोनाल्ड रॉस ने मलेरिया परजीवी द्वारा मलेरिया होने की पुष्टि की थी और उन्होंने ये कहा था कि इस मलेरिया बीमारी का जो वाहक है वो मच्छर है, यानी मलेरिया रोग मच्छर के द्वारा फैलता है। ये रोनाल्ड रॉस ने बात की थी और मैं समझता हूं कि मलेरिया के संदर्भ में अगर बात की जाए तो रोनाल्ड रॉस का नाम सबसे पहले लिया जाता है। लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि मलेरिया जिसके कारण होता है उस कारण को सबसे पहले बताने वाले लेवरन थे। क्या बताया लेवरन ने? लेवरन ने व्यक्ति के शरीर में मलेरिया का परजीवी बताया था और मलेरिया का परजीवी होता है प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम कैसा होता है ये देखिए। प्लाज्मोडियम लाइक ये इस तरीके से ये एक जीव है, ये एक जीव है जिसका नाम है प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम, ये जो प्लाज्मोडियम है ये कोई बैक्टीरिया नहीं है, कोई वायरस नहीं है, कोई फंगस नहीं है, बल्कि इसकी अपनी अलग कैटेगरी है, इसका अपना एक क्लास है। उस क्लास को हम कहते हैं प्रोटोजोआ। क्या बोलते हैं? प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ एक ऐसा फाइलम है जिसमें वो सभी जीव रखे जाते हैं जो सिर्फ और सिर्फ एक कोशिका से ही बने होते हैं। जैसे हमारे शरीर में हजारों लाखों करोड़ों कोशिकाएं हैं, लेकिन प्रोटोजोआ में ऐसे जीव रखे जाते हैं जिनका शरीर मात्र एक कोशिका से ही बना है और इसीलिए इनको हम एक कोशिकीय जीव भी कहते हैं। एक कोशीय जीव भी कहते हैं। इसमें एक जीव और आता है, आपने देखा होगा इस प्रकार से, इसको बोलते हैं आपका प्रोटोजोअन्स। कौन सा प्रोटोजोअन्स होता है? ये अमीबा। कौन सा है ये? अमीबा। ऐसे ही और सारे जीव होते हैं इसके अंदर, बहुत सारे नाम हैं, उनमें से एक है प्लाज्मोडियम। ये प्लाज्मोडियम का जो लार्वा है, यानी इसकी संतति, इसका लार्वा मच्छर की लार में मिलता है, मच्छर की लार में पनपता है। कौन सा मच्छर? मादा एनाफ्लीज। मच्छर का नाम है मादा एनाफ्लीज। मादा एनाफ्लीज मच्छर की लार में इसका क्या मिलता है? लार्वा। और जैसे ही मादा एनाफ्लीज मच्छर किसी स्वस्थ व्यक्ति को काटता है, वैसे ही इसकी लार में से ये लार्वा उस व्यक्ति के ब्लड में चला जाता है और उसको एक रोग हो जाता है जिसको मलेरिया कहते हैं। रोनाल्ड रॉस ने इसकी पुष्टि की थी। मलेरिया में तिल्ली बढ़ जाती है और आरबीसी जो हमारे शरीर की रक्त कणिकाएं होती हैं, लाल रक्त कणिकाएं, स्पेशली आरबीसीज होती हैं, वो प्रभावित होती हैं। लसीका प्रभावित होता है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि मलेरिया एक खतरनाक बीमारी है, प्लाज्मोडियम से होने वाली बीमारी है, मच्छर के द्वारा फैलने जाने वाली बीमारी है। तो इसे आप ऐसे पढ़िए। और मलेरिया में क्या होता है? ठंड देकर बुखार आता है। मलेरिया में दवा कौन सी दी जाती है? तो क्लोरोक्विन, कुनैन और क्लोरोक्विन औषधि मलेरिया के उपचार में इस्तेमाल की जाती है। कंपनियां, बहुत सारी कंपनियां हैं विश्व में जो मलेरिया की दवाई बना रही हैं।
वो दवा एक्चुअली में बेसिकली जो मेडिसिन बनाई जा रही है वो कोनेन और क्लोरोक्वीन से बनाई जा रही है। उसका नाम कुछ भी आप रख लीजिए, ठीक है। बहुत गर्मी करती हैं ये दवाइयाँ। तो मलेरिया, और मलेरिया से बचने का उपाय क्या है कि आप अपने आसपास गंदा पानी इकट्ठा न होने दें। बरसात में अपने आसपास का पानी इकट्ठा न होने दें, क्योंकि आप लोग जानते हैं कीटाणु, जीवाणु और मच्छरों के लिए जो उपयुक्त मौसम होता है वो थोड़ी सी गर्म, थोड़ी सी ठंडक, बरसात का सीजन वो बहुत ही इनके लिए उपयुक्त समय होता है। और उस समय हमको अपने आप का बचाव करना है। आसपास पानी भरा नहीं होना चाहिए, आसपास हमें सफाई रखनी चाहिए, इससे हम मलेरिया से बच सकते हैं। कभी कभी मलेरिया जानलेवा बीमारी भी हो जाती है। ओके, नेक्स्ट, लुई पाश्चर ने रेबीज के टीके की खोज की। लुई पाश्चर का नाम दो बातों के लिए जाना जाता है। बहुत बड़ा नाम है लुई पाश्चर। लुई पाश्चर, एक तो इसने दूध का पाश्चरीकरण किया था और दूसरा इसने रेबीज के टीके को खोजा था। दो इसके नाम पर उपलब्धियां हैं। दूध का पाश्चीकरण क्या होता है, पहले उसको मैं समझा दूं थोड़ा सा आपको। दूध का पाश्चीकरण ठीक है। दूध का पाश्चीकरण क्या होता है? पाश्चीकरण होता है कि जब दूध जो होता है ना, दूध को हम लोग पैकेट में बंद करके मार्केट में लेके जाते हैं, तो हो सकता है दूध जल्दी खराब हो जाए। पैकेट में आप बंद करके जा रहे हैं और उससे वो खराब ना हो, इसके लिए हम क्या करते हैं कि दूध को हम एक हाई टेम्परेचर पर गर्म करते हैं और उसको विदिन कुछ सेकंड में एकदम ठंडा कर देते हैं। जिससे क्या हो जाता है कि उसके अंदर जो कीटाणु है, खासकर जो बैक्टीरिया है, वो मर जाता है। और जब बैक्टीरिया मर गया तो वो दूध खराब नहीं होगा। यानी हम कह सकते हैं कि पाश्चरीकरण दूध जो होता है वो लंबे समय तक चल सकता है। तो इसीलिए दूध खराब ना हो पैकेट्स के भीतर, इसके लिए उसका पाश्चरीकरण किया जाता है, जिसमें हाई टेम्परेचर पर दूध को गर्म किया जाता है और उसे विदिन सेकंड एकदम से ठंडा कर दिया जाता है। इससे कहते हैं पाश्चरीकरण। तो ये जो विधि, टेक्निक जो बताई है वो भी लुई पाश्चर ने बताई है। दूसरा, लुई पाश्चर का नाम एक उपलब्धि और है, रेबीज का टीका। रेबीज का टीका मतलब होता है कुत्ते के काटने से जो बीमारी हो जाती है, रेबीज, या जिसको हम हाइड्रोफोबिया कहते हैं। एक बीमारी होती है हाइड्रोफोबिया, जरा इसको समझना। हाइड्रोफोबिया जो बीमारी है वो क्या है? हाइड्रोफोबिया जो बीमारी होती है वो कुत्ते के काटने से होती है। पहले आप सुनते थे कि कोई भी जब कुत्ता आपको काटता है तो आपको 14 इंजेक्शन पेट में लगते थे। अब पेट में वो इंजेक्शन नहीं लगते हैं, अब आपको 3 इंजेक्शन सही जगह पे लगते हैं। तो इसे बोलते हैं रेबीज। ये वायरस है, याद रखना, ये वायरस है। रेबीज कहां मिलेगा? कुत्ते की लार में, कुत्ते की लार में, ठीक है। इस रेबीज का एक और नाम है स्ट्रीट वायरस। स्ट्रीट वायरस यानी ये उन कुत्तों की लार में पाया जाता है जो कुत्ते रेबीज से प्रभावित होते हैं। हम एक साधारण भाषा में उनको पागल कुत्ता कहते हैं। पागल कुत्ता कहते हैं उस कुत्ते की लार में रेबीज है अगर वो पागल है। और यदि गली का कोई पागल कुत्ता आपको काट लेता है तो तुरंत आपको उसके इंजेक्शन लगवाना जरूरी होता है। अगर मान लीजिए आप आलस कर गए और आपने इंजेक्शन नहीं लगवाया और अनफॉर्चुनेटली उस कुत्ते की लार में रेबीज था, यानी वो कुत्ता पहले से ही रेबीज से ग्रस्त था, तो वो रेबीज कहां आ जाएगा? वो रेबीज आ जाएगा मनुष्य के ब्लड में। ये और मनुष्य के ब्लड में जब आता है, मनुष्य के ब्लड से उसके ब्रेन को प्रभावित करेगा, यानी मस्तिष्क को प्रभावित करेगा। और मस्तिष्क जैसे ही प्रभावित होता है तो व्यक्ति क्या हो जाएगा? पागल हो जाएगा। पागल हो जाएगा और पागल होके उसे एक रोग हो जाता है, उसे बोलते हैं हाइड्रोफोबिया।
हाइड्रोफोबिया। हाइड्रोफोबिया का मतलब होता है कि वह व्यक्ति जल है, कोई जल भरा हुआ है, जैसे ही वो व्यक्ति इस पानी के अंदर अपने आप को देखता है तो उसे उसमें वो कुत्ता भौंकता हुआ नजर आता है। दिमागी हालत उसकी खराब हो जाती है और उसको उस पानी के भीतर वो कुत्ता भौंकता हुआ नजर आता है और उसको ऐसा लगता है कि बहुत सारे कुत्ते मुझे काटने के लिए आ रहे हैं। वो भी भौंकने लगता है और इस प्रकार से वो एक तरह से पूरी तरह पागल हो जाता है। उसका जो मेंटल जो स्टेटस है वो खत्म हो जाता है पूरी तरह से और इसमें दर्दनाक मौत होती है उसकी। उसे बांध दिया जाता है, दर्दनाक वो भौंकता रहता है। तो एक खतरनाक बीमारी है। तो कभी भी रेबीज अगर हमारी बॉडी में आ गया तो उसका इलाज बहुत ज़रूरी है, टीका लगवाना बहुत ज़रूरी है। तो ये है आपका लुई पाश्चर की खोज। ओके, आगे बढ़ते हैं। रॉबर्ट कोच ने टीबी और कोलेरा के जीवाणुओं की खोज की। जैसे टीबी है, ट्यूबरकुलोसिस। टीबी एक बहुत ही खतरनाक बीमारी है, लेकिन ये लाइलाज नहीं है। लाइलाज वो बीमारियां हैं अक्सर जो वायरल हैं, जो वायरस से होने वाली बीमारियां हैं उनको हम लाइलाज कह सकते हैं। जैसे ये रेबीज है, अगर ये एक बार हो गया तो फिर इसका इलाज नहीं है। जैसे पोलियो था, वो वायरल डिसीज थी, जो एक बार हो गया उसका कोई इलाज नहीं था। लेकिन जो बैक्टीरिया डिसीज है, फंगस डिसीज है, उनका इलाज है। टीबी एक बहुत ही खतरनाक बीमारी है और इसे बचने के लिए रॉबर्ट कोच ने प्रयास किया था और टीबी के और कोलेरा की बीमारी में जो बैक्टीरिया होते हैं उनकी खोज की थी। तो इसमें टीबी का फुल फॉर्म है ट्यूबरकुलोसिस और ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया के द्वारा होने वाली बीमारी है। ये ज़्यादातर हम लोग फेफड़ों से संबंधित मानते हैं, पर ऐसा कहा गया है कि बॉडी में कहीं भी टीबी हो सकती है। इसका एक नियमित कोर्स होता है ट्यूबरकुलोसिस का। अगर वो आप नियमित रूप से दवाई लेते हैं, 6 महीने का, 8 महीने का, 9 महीने का, जो भी डॉक्टर आपको बताए, तो हम टीबी से निजात पा सकते हैं। अगर आप इसमें लापरवाही करेंगे तो इसका अंतिम परिणाम मृत्यु होती है। ऐसे ही पायरिया मसूड़ों से रक्त निकलता है, खून निकलता है, मुंह से बदबू आती है। एंट अमीबा जिंजिविलिस, एंट अमीबा जिंजिविलिस, एंट अमीबा जिंजिविलिस, इस प्रकार का एक कीड़ा होता है एंट अमीबा जिंजिविलिस। ये भी प्रोटोजोवन होता है, प्रोटोजोन्स। जो अभी मैंने आपको मलेरिया पैदा करने वाला मैंने बताया था प्रोटोजोन, उसका नाम था प्लाज्मोडियम, उसी के परिवार में से है एंट अमीबा जिंजिविलिस। एंट अमीबा जिंजिविलिस, दांतों का हम कीड़ा कहते हैं, दांत में कीड़ा लग गया, वो एक्चुअली में यही होता है। इसका भी हम इलाज करा सकते हैं। अगर इलाज नहीं कराओगे तो पायरिया हो जाएगा, और पायरिया होगा तो आपके मुंह से बदबू आएगी, आपके दांत खराब हो जाएंगे, टपक जाएंगे। तो ये मसूड़ों से रक्त आना, ये इसकी पहचान है। तो एंट अमीबा जिंजिविलिस एक दांत का कीड़ा है। अगर इसको ठीक करवा सकते हैं डॉक्टर से तो करवा लीजिए, ठीक हो जाता है। कई लोग पायरिया से निजात पाने के लिए तंबाकू, गुटखा प्रयोग करने लगते हैं जिससे उनके मुंह से बदबू ना आए, लेकिन वो एक स्थायी उपचार नहीं है। इसमें वो व्यक्ति एक तो तंबाकू और गुटखे का आदी हो जाता है, प्लस उसके दांत भी गिर जाएंगे और बदबू भी आएगी। तो दोनों दिन से वो चला जाएगा, दांत भी नहीं बचेंगे और शरीर में अन्य बीमारी भी हो सकती है, कैंसर जैसी बीमारी हो सकती है, क्योंकि आप तंबाकू और गुटखा का सेवन करते हैं तो आपको कैंसर 100% होने की चांस है। इसलिए हमें बचना चाहिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। बच्चों को डीपीटी का टीका लगाया जाता है। डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनेस रोग प्रतिरक्षणी करने के लिए दिया जाता है। पेचिश में आंत प्रभावित होती है, पेचिश या खूनी दस्त होता है। इसका जो प्रभावी जो कीटाणु है वो है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका इसी का भाई है एंट अमीबा जिंजिविलिस का। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका ये भी प्रोटोजोन्स ही है, ऐसा कीड़ा होता है। और ये कीड़ा इस प्रकार से होता है और ये आपकी आंत में पहुंच जाएगा, और आंत में इस कीड़े के मुंह पे ऐसे कांटे से होते हैं, वो आपकी आंत को ऐसे ऐसे खरोंचता रहता है, जिससे आपकी आंत में घाव बन जाएंगे। घाव बनेगा तो खून आएगा, और
खूनी दस्त हो जाएंगे। तो इसीलिए हमें इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए, बहुत खतरनाक बीमारी होती है, इससे डिहाइड्रेशन तो होता ही है, साथ में खून भी निकलता है। तो इसीलिए हमें एंट अमीबा हिस्टोलिटिका को मारने वाली दवा खा लेनी चाहिए, और है दवाई, इसे ठीक किया जा सकता है, कोई बड़ी समस्या नहीं होती। लेकिन अगर आप इसको नज़रअंदाज करते हैं तब ये एक बड़ी समस्या बन जाती है। आगे बढ़ते हैं। टिटनेस, इसे धनुष टंकार रोग के नाम से भी जानते हैं। टिटनेस में आपके शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तंत्रिका तंत्र। कैसे होता है टिटनेस? टिटनेस जो होता है इसमें तेज बुखार, शरीर में ऐंठन और जबड़ा लॉक हो जाता है। एक्चुअली में टिटनेस क्या है? जैसे आपको चोट लगी किसी सड़क पर, किसी वाहन से, किसी लोहे की चीज से जिस पर जंग लगी हुई है। एक्चुअली में जो टिटनेस का जो वायरस होता है वो जंग में पनपता है, जंग में होता है वो। तो जैसे ही आप कहीं चोट लगती है तो वो अगर वायरस हुआ, वो सॉरी टिटनेस का जो कीटाणु अगर वहाँ पर हुआ तो वो आपके ब्लड में चला जाएगा, और ब्लड से सीधा आपके ब्रेन में चला जाएगा, और आपका ब्रेन क्या हो जाएगा? उससे प्रभावित होगा। और इसमें सबसे बड़ी बात होती है कि शरीर में ऐंठन होती है, आपका जो जबड़ा है वो लॉक हो जाता है, टेढ़ा होने लगता है, और इसमें हड्डियां आपकी टूटने लगती हैं। इसीलिए इस रोग में हड्डियों के टूटने की आवाज आती है, चट चट चट, धनुष जैसी टंकार। इसीलिए टिटनेस को धनुष टंकार रोग भी कहते हैं। इसका बहुत ही साधारण उपाय है कि जब भी आपको कहीं चोट लगती है तो आप तुरंत टिटनेस का इंजेक्शन लगवाएं। इससे क्या है, इसकी संभावना निरस्त हो जाती है। बट आप चांस लेते हैं, और बाय द वे अनफॉर्चुनेटली अगर ऐसा हुआ कि वो टेटनेस वाला वहां पर कीटाणु हुआ तो वो आपके शरीर में चला जाएगा, टिटेनीफेरस जिसे कहते हैं अपन। तो वो टिटेनीफेरस अगर आपके ब्लड में चला गया तो फिर दिक्कत हो जाएगी। इसीलिए हमें तुरंत टिटनेस का इंजेक्शन लगवाना चाहिए और इससे बचना चाहिए, क्योंकि अगर एक बार टिटनेस हो गया तो मृत्यु ही होनी है, और दर्दनाक मृत्यु होती है, शरीर की हड्डियां टूटती हैं। तो टिटनेस है, जबड़ा लॉक हो जाता है, इट जाता है। नेक्स्ट है लगातार उल्टी दस्त को हैजा कहते हैं। हैजा आंतों का प्रभाव, बड़ी आंत को प्रभावित करता है, क्योंकि जो हमारी छोटी आंत, बड़ी आंत, दो आंतें होती हैं। तो जो बड़ी आंत होती है उसमें हमारे भोजन के साथ में या हम जो पानी पीते हैं उसको एब्जॉर्ब किया जाता है, अवशोषित किया जाता है बड़ी आंत में। और जब बड़ी आंत प्रभावित हो रही है, बड़ी आंत फंक्शन नहीं कर रही है, तो पानी को एब्जॉर्ब कौन करेगा? कोई नहीं करेगा। तो स्टूल के साथ में पानी भी बाहर जाने लगेगा। इसी को कहते हैं दस्त लग गई, उल्टी हो गई, इसमें हैजा होता है। तो हमें ORS घोल वगैरह ऐसा सजेशन दिया जाता है, और तुरंत हमें डॉक्टर को दिखाना चाहिए। 6 रोग, यानी फिर वही टीबी वाली बात आ गई है। माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नाम के बैक्टीरिया से ये होता है, और मैंने बताया ना इससे फेफड़े प्रभावित होते हैं टीबी से। लेकिन मैंने जैसे कहा कि आधुनिक खोजों में ये सिद्ध हो चुका है कि टीबी सिर्फ फेफड़ों में नहीं होती है, टीबी लीवर में भी हो सकती है, ब्लड में हो सकती है, आँख की टीबी भी हो सकती है। तो टीबी शरीर में कहीं भी हो सकती है, इसमें कोई निश्चित क्राइटेरिया नहीं है कि फेफड़ों में ही होगी। बट ये फेफड़ों का चिर परिचित है कि खून की उल्टियाँ होने लगी, खांसी होती है, कमजोरी होती है, भूख नहीं लगती है मरीज को, तो ये सब सिम्टम्स हैं कि उसको टीबी है। तो इसका इलाज है, जरूर करवाना चाहिए। ओके, नेक्स्ट है अतिसार। अतिसार में वही दस्त है, आंत प्रभावित होती है, अंतःपरजीवी, प्रोटोजोआ, निमेटोड। निमेटोड होते हैं कीड़े, होते हैं पेट के कीड़े बोलते हैं उनको, और घरेलू मक्खी, यानी आपका खाना ढका होना चाहिए, खाने पे अगर मक्खी बैठती है तो हो सकता है उसके साथ में निमेटोड्स चल के आ रहे हो। बहुत ही खतरनाक कीड़े होते हैं, पेट के कीड़े होते हैं, पेट में सूजन आ जाती है और पेट में घाव कर देते हैं, जिससे बहुत बड़े स्तर पर हमें खूनी दस्त भी होते हैं, और इससे हमारी आंत प्रभावित होती हैं और कमजोरी आती है, और खाना नहीं आपके शरीर में लगेगा, है ना। बार बार आपको भूख लगेगी, आप खाना खाओगे, पेट बढ़ेगा, शरीर बिल्कुल दुबला पतला हो जाएगा। तो इस प्रकार की बीमारी है, ये बच्चों में ज़्यादातर होती है, क्योंकि बच्चे उल्टा सीधा खाते हैं, गंदा खा लेते हैं, तो उससे हमें बचना चाहिए, गंदा पानी, गंदा खाना। और खासकर घरेलू महिलाओं को ये ध्यान रखना पड़ेगा कि उसका खाना गर्म हो और खुला ना रखा हो। आप खाना बनाइए, पानी, खाना, सब्जी सब ढककर रखिए, उसमें मक्खी नहीं बैठनी चाहिए, मच्छर नहीं बैठने चाहिए, इवन हवा भी उसको नहीं लगना चाहिए इतनी। तो या तो फ्रिज में आप रखते हैं या फिर उसको ढककर रखते हैं, तभी आप इन चीज़ों से बच सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है हाथी पांव या फाइलेरिया। यह एक कृमि से होता है। इस कृमि मतलब निमेटोड्स।
यानी मैं कहूँ तो प्रोटोजोआ होते हैं, प्रोटोजोआ के बाद में दूसरा फाइलम आता है पोरीफेरा, उसके बाद सिलेंट्रेटा। तो सिलेंट्रेटा में फाइलम में ये सब लोग आते हैं जो मैं बोल रहा हूँ, हाथी पाँव का फाइलेरिया। कृमि, कीड़े, पेट के कीड़े। इसको कौन फैलाता है? इससे क्यूलेक्स मच्छर फैलाता है। इस रोग में हाथ पैर में सूजन आ जाती है, कई बार तो पाँव ऐसा सूज जाता है कि हाथी जैसा पाँव हो जाता है। ये भी बड़ा खतरनाक रोग है, कई लोगों को मैंने देखा है कि पैर सूजा रहता है, चल नहीं पाते, तो उसका इलाज हो सकता है, इलाज करवाना चाहिए। नेक्स्ट है एड्स। एड्स बहुत सी खतरनाक बीमारी है, ये एक वायरल डिसीज है और अगर एक बार ये हो गया तो फिर इसका इलाज संभव नहीं है, इसीलिए इसका बचाव ही इलाज है। तो एड्स का बचाव ही इलाज है। एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी ऑफ सिंड्रोम है, इसमें आपके शरीर की जो इम्यूनिटी है, शरीर की जो प्रतिरोधक क्षमता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता है, वो खत्म हो जाती है। अगर आप छोटी सी भी बीमारी हो जाती है तो फिर वो कोई दवा काम नहीं करती है, आपका शरीर फिर डैमेज होता चला जाता है और आखिर में इसकी मृत्यु होती है, मरीज की मृत्यु होती है। तो ये वायरस के कारण होने वाला है। और अगर आपसे पूछा जाए कि एड्स में सबसे ज़्यादा क्या प्रभावित होता है, तो आप कहेंगे हमारी इम्यूनिटी। इस समय इम्यूनिटी को लेकर काफ़ी चर्चा चल रही है देश विदेश में, क्योंकि इस समय कहा जा रहा है कि जो कोरोना वायरस है वो जिसकी इम्यूनिटी अच्छी है उसको कोरोना वायरस प्रभावित नहीं करेगा, जिसकी इम्यूनिटी डाउन है उसको कोरोना वायरस प्रभावित कर देगा। तो खेल इम्यूनिटी का है और ये आज से नहीं है, केवल कोरोना के आने से इम्यूनिटी की चर्चा नहीं है। मैं समझता हूँ कि इम्यूनिटी जो हमारी शारीरिक रोग प्रतिरोधक जो क्षमता है वो हमेशा से ही मजबूती की ओर हम लोग बात करते हैं कि अगर वो मजबूत होगी तो आप कोई भी बीमारी है, न केवल कोरोना बल्कि और भी बीमारियां हैं, वो आपको ज़्यादा प्रभावित नहीं करेगी। क्योंकि वातावरण में तो बहुत सारे कीटाणु जीवाणु वायरस घूम रहे हैं और सांस के द्वारा हमारे बॉडी में जा रहे हैं, लेकिन हमारी बॉडी की जो रेजिस्टेंस पावर है वो उनको रिजेक्ट कर देती है, हमको बचा लेती है, तो वो कमज़ोर हो जाती है एड्स में। और एड्स में अगर कोई छोटी बीमारी भी होगी तो वो आदमी बचता नहीं है, मरना पड़ता है उसको। डेंगू या हड्डी तोड़ बुखार है जो अरबो वायरस के कारण होता है और इसका वाहक मादा एडिस एजिप्टी मच्छर होता है। मच्छर बहुत सारी बीमारियों के वाहक हैं, इसीलिए मच्छरों से और मक्खियों से हमें बच के रहना चाहिए, तो हम बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं। चलिए, हड्डियों का दर्द होता है इससे बहुत तेज, और ये वायरल जैसी डिसीज है छोटी मोटी, वो एक सीजनल होती हैं और एक पीरियड में होती हैं और उसके बाद वो अपने आप समाप्त होती हैं। विषाणु वायरस से होने वाले अन्य रोग हैं जैसे पोलियो, कितना खतरनाक रोग था, लेकिन 2010 में भारत पोलियो मुक्त हो चुका है। अब भारत में एक भी केस पोलियो का नहीं है, ये गुड न्यूज है हमारे देश के लिए। इसमें संचार के साधनों का बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहा है। हमारे फिल्म स्टार अमिताभ बच्चन जी का बड़ा योगदान रहा है, जिन्होंने हमेशा पोलियो का प्रचार किया और उन्होंने इसके लिए कोई शुल्क भी नहीं लिया। तो ये देश के लिए एक काम करने का जज्बा यही होता है। तो पोलियो वायरल डिसीज थी जिसमें हमारा शरीर का हमारा ब्रेन, हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो इफेक्ट होता था पोलियो में, तो वो कम से कम अब समाप्त हो गया है, तो उससे हमें निजात मिल गई है। एन्फ्लुएंजा जुकाम है, वायरल होता है, ये तो होता रहता है, ठीक हो जाता है। चेचक खसरा, इससे हमें निजात मिल गई है, इसके टीके लगाए जाते हैं बचपन में ही, है ना। तो ये चेचक यानी जो पहले आपका मुंह बड़े बड़े दाग हो जाते थे और गड्ढे हो जाते थे चेहरे पर, शरीर में, वो कितना चेहरा भद्दा चेहरा हो जाता था, तो वो सब चीज़ें थी, गए गुजरे जमाने की बात हो गई। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब इसका हमने पहले से ही रोकथाम कर ली है, क्योंकि जितने भी वायरल डिसीज है उनकी रोकथाम जरूरी होती है। खसरा है, रेबीज है, चिकनगुनिया है आदि, ये सब वायरल डिसीज है। नेक्स्ट है फफूंद कवक से होने वाले रोग, दमा, एथलीट फूड, खाज, गंजापन, दांत खाज, खुजली, ये सब फंगस से होती हैं, गंदे कपड़े पहनने से होती हैं। नहाने धोने में आप कंजूसी करते हैं तो शरीर गंदा होता है और उस समय ये फंगस, जैसे आप देखते हैं कि फंगस कहाँ होता है, फंगस होता है जहाँ थोड़ी गर्मी होती है, नमी होती है, गंदगी होती है, वह फंगस होता है। जैसे आप रोटी आपकी रखी है कई दिनों में और वहाँ नमी भी है, गंदगी भी है, तो उस रोटी पर फफूंद लग जाती है। कपड़े आप अलमारी में रखते हैं बरसात में, उसमें फफूंद लग जाती है, और वो कपड़े अगर आप पहन लेते हैं बिना धोए बिना प्रेस किए तो आपको 100% खुजली होनी है, दाद होनी है। तो इसका ध्यान रखें तो हम इन लोगों से बच सकते हैं, सिंपल है। ओके, गंजापन है, बाल उड़ जाते हैं आपके, है ना, तो हमेशा बालों का आप केयर करें, बाल आपके उड़े नहीं। एक तो जेनेटिक होता है
के बाद उड़ने उड़ने दूसरा इस फंगस से भी गंजापन आ जाता है। दमा है, सांस की बीमारी से हम बोलते हैं, वो भी इसी से होती है। फफूंद उसी कवक से होती है, फंजाई बोलते हैं इसको। दमा, सांस लेने दिक्कत होती है। क्या होता है, गले में जो सांस नली होती है वहाँ पर ये क्या करता है, कवक जाल जैसा बना लेता है, तो हमको सांस लेने में दिक्कत होती है, तो फिर वो फुसफुस हमको लेना पड़ता है। खैर आगे बढ़ते हैं। चिकनगुनिया वायरल बीमारी है और ये चिकनगुनिया नामक वायरस यानी विषाणु से होता है। इसका भाग भी मादा एडिस एजिप्ट मच्छर है। एक रोग होता है वर्णांधता, एक आनुवंशिक रोग है जिसमें मरीज जो है ना वो लाल और हरे रंग में विभेद नहीं कर पाता, डिफरेंस नहीं कर पाता। लाल और हरे रंग में, इस कलर को बोलते हैं कलर ब्लाइंडनेस, हिंदी में बोलते हैं वर्णांधता। ये एक जेनेटिक बीमारी है, माता पिता से संतान में आती है, पूर्वजों से आती है। इसका कोई इलाज नहीं है, इसकी कोई रोकथाम नहीं है। ये तो बस यही है कि अगर माता पिता के अंदर है तो वो आने वाली संतान में ट्रांसफर हो जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने ये कुछ बीमारियों की चर्चा यहाँ पर की। ये साधारण चर्चा है और ये हमें साधारण जानकारी होनी भी चाहिए। तो इसके साथ ही हमारी बीमारियों वाला जो टॉपिक है वो यहाँ समाप्त है। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक है विदेशियों का भारत में आगमन और आज़ादी का बिगुल। अब ये थोड़ा सा जानकारी के लिए इसमें डाला गया है, तो मैं जितनी इसमें लिखी है उतनी ही जानकारी आपको दूंगा, इससे ज़्यादा नहीं। तो आइए इस पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं एक सामान्य जानकारी के तहत कि भारत में विदेशी कब आए। जैसा आप लोग जानते हैं कि हमारे देश में विदेशियों का आगमन तो बहुत पहले से हो गया था। जैसे हमारे देश में सल्तनत काल आई थी, तो जैसे मोहम्मद गजनवी आया, मोहम्मद गौरी आया, सल्तनत काल आई, मुगल काल आया, फिर ईस्ट इंडिया कंपनी आई। तो हमारे देश में विदेशियों के आगमन का इतिहास तो बहुत पुराना है, नया नहीं है। लेकिन हम सामान्य सी जानकारी लेना चाह रहे हैं, तो ईस्ट इंडिया कंपनी से ही लेना चाह रहे हैं और हम ईस्ट इंडिया कंपनी से ही विदेशियों के आगमन का यहाँ पर हम चर्चा करेंगे। तो हमें आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे देश में दिसंबर 1599 में आई थी, यानी लगभग 1600 ईस्वी में आई थी, और उसने आके यहाँ सूरत में अपनी फैक्ट्री को लगाया था। 15 वर्ष के लिए वहाँ की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने उनको प्रमाण पत्र दिया था कि 15 साल तक आप यहाँ पर क्या करेंगे, बिजनेस कर सकते हैं, मसालों का आप व्यापार कर सकते हैं भारत में। भारत क्या, पूर्वी एशिया में ये परमिशन दी गई थी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी आई, और भी कंपनियाँ आई थी, जैसे फ्रांसीसी आए थे, पुर्तगाली आए थे, और डच लोग आए थे, ऐसे अंग्रेज आए थे। अंग्रेजों की कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी थी। प्राचीन काल में भारत बहुत समृद्ध था, तभी तो वो लोग हमारे यहाँ आए थे। समृद्धता से प्रभावित होकर वो गरीब भूखे लोग हमारे यहाँ आए थे। प्राचीन भारत सूती वस्त्र के लिए, रेशम वस्त्र के लिए, दस्तकारी, शिल्पकला, आभूषण, रत्न, पहले सोने चांदी के बर्तनों में तो लोग खाना खाया करते थे। आज इतनी सी सोना पहनने के लिए हम लोग कितना हजार चुकाना पड़ता है, तब नाक में पहन पाते हैं, बाल में, कान में पहन पाते हैं। पहले तो हम सोने के बर्तनों में खाना, चांदी के बर्तनों में पानी। तो इतना समृद्ध देश था, ज्ञान विज्ञान अपार था। मसाले तो आज भी दुनिया में ऐसे नहीं जैसे भारत में है। तो ये सब प्रसिद्धि का केंद्र था हमारे भारत के लिए। दुनिया इससे प्रभावित थी और दुनिया भारत को देखना चाहती थी, और इसी लालच में ये लोग हमारे देश में आए। प्राचीन भारत की समृद्धि के कारण सोने की चिड़िया भी कहा जाता था भारत को, और इसी को देखकर भारत में यूरोपीय लोग आए। सबसे पहले भारत में कौन आया था? पुर्तगाली आए थे। पुर्तगाली में सबसे पहले कौन आया था? वास्को डी गामा आया था। कब आया था? 1498 में। सबसे पहले भारत में कहाँ पहुंचा वो? केरल के कालीकट में। आजकल कालीकट का नाम बदल गया है, कुचिकुड़े हो गया है, तो आप उस कुचिकुड़े को याद रखिए। पुर्तगालियों को मालदार होता देखकर यूरोप के डच लोग भी आए, हॉलैंडवासी, फ्रांसीसी भी आए और अंग्रेज भी आए। इन यूरोपीय शक्तियों ने आपस में लड़ाई लड़ी यहाँ के व्यापार के लिए। आखिर में कौन जीत गया? अंग्रेज जीत गए, और अंग्रेजों ने 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कर डाली, इसे मैंने भी बताया था। अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी ने सूरत में, चेन्नई में, कोलकाता में, मुंबई में अपने गोदाम बनाए, यानी फैक्ट्री बनाई। सबसे पहले बनाई थी वो सूरत में बनाई थी। रेशम मार्ग, सिल्क रूट, प्राचीन काल में यूरोपीय व्यापारी तुर्की, अफगानिस्तान स्थल मार्ग से भारत आते थे। यहाँ से रोहतांग दर्रे से चीन की यात्रा करते थे। इस मार्ग को रेशम मार्ग के नाम से जानते थे, और भारत से होकर वो गुजरता था। यहाँ पर भारी भरकम टैक्स भी लगाते थे हम लोग, तो वो काफी इनकम का सोर्स था हमारा, उस पर भी इनकी नजर आ गई। कपड़ा बुनने वाले बुनकर, कपास और बुना हुआ कपड़ा कम दामों को अंग्रेजों को बेचने पर विवश किया जाता था। बाद में मशीनों से इसकी बुनाई कर भारत में लाकर महंगे दामों पे बेचा जाता था।
अंग्रेज गवर्नर जनरल लॉर्ड बेलेजली की अभी चर्चाएं चल रही हैं आगे। जब ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे आ गई, ईस्ट इंडिया कंपनी ने यहाँ खूब शासन किया, व्यापार किया। और जहाँ तक मैं जानकारी रखता हूँ कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1600 से लेकर 1757 तक तो व्यापार किया, लेकिन 1757 में प्लासी की लड़ाई हुई थी। उस प्लासी की लड़ाई में अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब, जो बहुत ताकतवर नवाब था सिराजुद्दौला, उसको हरा दिया। यानी ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक नवाब को हरा दिया, वो भी बंगाल के नवाब को, जिस बंगाल की वजह से भारत को सोने की चिड़िया कहते थे। उस बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को एक ईस्ट इंडिया कंपनी ने हरा दिया। इससे ईस्ट इंडिया कंपनी का जो मनोबल है वो बहुत ऊंचा हो गया और विश्व में उसकी कीर्ति छा गई कि ईस्ट इंडिया कंपनी को कोई फिट नहीं होने वाला। और लगे हाथ 1764 में, 1757 में प्लासी की लड़ाई की और 1764 में बक्सर का युद्ध कर डाला। और बक्सर के युद्ध में तो यहाँ के मुगल शहंशाह को भी हरा दिया। शुजाउद्दौला जो उस समय नवाब थे, शुजाउद्दौला अवध के, उनको भी हरा दिया। और मीर जाफर जो बंगाल का नवाब था उसको भी हरा दिया। तो तीनों को हरा दिया। जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस शहंशाह को ही हरा दिया तो फिर कौन बचा? इससे ईस्ट इंडिया कंपनी का जो ताकत है वो बहुत बढ़ गया। व्यापार से वो राजनीति में आ गई। अब शासन व्यवस्था में उसका हस्तक्षेप होने लगा। ये बात ईस्ट इंडिया कंपनी की बात जब अंग्रेजों ने इंग्लैंड में देखी सुनी, ब्रिटेन की सरकार जब पार्लियामेंट थी वहां पर, तो उन्होंने कहा ये ईस्ट इंडिया कंपनी तो बहुत अच्छा काम कर रही है, एक काम करते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी को अपने अंडर में कर लेते हैं। और इसीलिए ब्रिटेन की पार्लियामेंट ने ईस्ट इंडिया कंपनी पर अपना नियंत्रण रखने के लिए 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट बनाया। उस 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से उस ईस्ट इंडिया कंपनी में एक गवर्नर जनरल ऑफ फोर्ट विलियम का पद सृजित किया गया और उस पर ब्रिटेन की पार्लियामेंट का नियंत्रण स्थापित कर दिया। कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय भी बनाया गया 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से। इसके बाद पिट्स इंडिया एक्ट आया। उसके बाद फिर आपका चार्टर एक्ट आया 1893 में, 1793 में, फिर 1813 में, फिर 1833 में, फिर 1853 में ये चार्टर एक्ट आए हैं। इससे धीरे धीरे क्या हुआ? इससे धीरे धीरे ब्रिटेन की सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी पर अपना नियंत्रण मजबूत कर लिया। अब ये हो गया कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी निजी कंपनी नहीं रही बल्कि ब्रिटेन की सरकार की कंपनी है। ईस्ट इंडिया कंपनी के जो भी गवर्नर जनरल जो बन रहे हैं वो अब ब्रिटेन के गवर्नर जनरल का हैसियत से काम करेंगे। जैसे मैं अभी जानकारी दूं आपको तो 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट बना था उसमें सबसे पहला जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना था वो वारेन हेस्टिंग्स बना था। और बाद में इसी गवर्नर जनरल ऑफ फोर्ट विलियम इन बंगाल के पद का नाम बदला गया 1833 के चार्टर एक्ट में। 1833 में इसको भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, है ना। तो विलियम बेटिंग गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बने थे पहले। और फिर 1857 की क्रांति हो गई। 1857 की क्रांति में अंग्रेजी सरकार यानी ब्रिटेन के पार्लियामेंट ने यह कहा कि भैया भारत के लोग ना ईस्ट इंडिया कंपनी से खुश नहीं है, इसीलिए अब ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त किया जाता है और सीधा भारत पर ब्रिटेन की पार्लियामेंट यानी ब्रिटेन की महारानी का शासन होगा, महारानी विक्टोरिया का शासन होगा। और इस तरह से भारत शासन अधिनियम 1858 बनाया गया 57 की क्रांति के बाद। और इससे भारत पर ब्रिटेन की पार्लियामेंट का, ब्रिटेन की क्राउन का, ब्रिटेन की महारानी का शासन हो गया। ईस्ट इंडिया कंपनी खत्म हो गई। और आपको मैं बता दूं 1874 में तो ईस्ट इंडिया कंपनी को टोटली खत्म कर दिया था, उसका नामो निशानी खत्म कर दिया था और अब यहाँ पर सीधा अंग्रेजी शासन चला। तो कुल मिला के ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1757 तक तो यहाँ पर व्यापार ही किया था 150 वर्ष तक। फिर बाद में वो लालच आ गया तो वो राजनीति भी करने लगे, प्रशासन भी करने लगे, शासन भी करने लगे और धीरे धीरे अंग्रेजों ने, अंग्रेज की पार्लियामेंट ने, अंग्रेज की महारानी ने अपने हाथ में यहाँ की सत्ता ले ली। और फिर जब भारत शासन अधिनियम 1858 बना तो जो भारत का गवर्नर जनरल था उसका नाम फिर बदल दिया गया और उसको वायसराय कहा जाने लगा। इस लिहाज से अगर देखा जाए तो भारत का जो प्रथम वायसराय बना था वो लॉर्ड कैनिंग बना था। क्या बना था? लॉर्ड कैनिंग बना था। तो कैनिंग साहब पहले वायसराय हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से ये कहानी आगे बढ़ती है। तो उनमें से एक लॉर्ड बेलेजली हैं जो सहायक संधि के जनक माने जाते हैं।
लॉर्ड डलहौजी हैं जो हड़प नीति के प्रणेता माने जाते हैं, समझ रहे हैं, लॉर्ड मतलब भगवान, लॉर्ड डलहौजी। तो लॉर्ड डलहौजी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे ना 1853 में, तो इन्होंने ये किया था हड़प नीति। तो उस समय क्या करते थे, किसी भी रियासत का राजा है, उसकी कोई संतान नहीं है तो उसको हड़प लिया करते थे, और किसी की संतान नहीं है, अगर वहाँ की संतान है पर वहाँ की ऐसा ब्लेम करते थे कि जनता कुछ नहीं है उस नवाब से, उसको भी हड़प लिया करते थे। तो झांसी की रानी का यही तो प्रॉब्लम हुआ था, और इसी वजह से 1857 की क्रांति का ये हुआ था, क्रांति हुई थी, संग्राम हुआ था। दिल्ली के मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर अंतिम शासक थे, मुगल शहंशाह, मुगल शासन के बहादुर शाह जफर, जो 1857 की क्रांति को लीड कर रहे थे। ये हार गए, इनको देश से निकाल दिया और इनको रंगून में भेज दिया, जहाँ 1861 में इनकी मृत्यु हो गई थी। अंतिम मुगल बादशाह थे बहादुर शाह जफर, इन्हें बहादुर शाह सेकंड के नाम से भी हम लोग जानते हैं। इस 57 की क्रांति में कौन कौन काम कर रहे थे, नाना साहब थे, तात्या टोपे जी थे, कुंवर सिंह थे, बिहार से 70 साल की उम्र में लड़ रहे थे, लियाकत अली थे, और वक्त खां थे, मौलवी अहमद, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई थी, अवध की बेगम हजरत महल जो लड़ाई में न जीती न हारी, नेपाल की तरफ चली गई थी, नाना साहब भी न जीते न हारे, नेपाल की तरफ कूच कर गए थे। तो ये क्रांति जैसे वैसे दबा दी गई। बुंदे लहर बोले हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता है, और ये हमारे क्रांतिकारियों को बड़ी प्रेरित करती थी। और बहादुर शाह जफर को जैसे मैंने कहा बर्मा रंगून भेजा गया था, और उनके बेटों के सर काटकर उनको भेंट कर दिए गए थे। 1857 की क्रांति के बाद भारत से कंपनी का शासन समाप्त हो गया, जैसे मैंने भी बोल दिया आपको, इसे आप पढ़ लेना। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी A.O. ह्यूम के द्वारा। इसके पहले अध्यक्ष बने थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। आज भी ये कांग्रेस जारी है। आज इसके वर्तमान अध्यक्ष असमंजस में है, राहुल गांधी है कि सोनिया गांधी है, डिसाइड नहीं है। कांग्रेस के प्रमुख नेताओं में व्योमेश चंद्र बनर्जी हुए, सुरेंद्रनाथ बनर्जी हुए, फिरोज शाह मेहता हुए, सुब्रमण्यम अय्यर हुए, गोपाल कृष्ण गोखले हुए, बदरुद्दीन तैयब जी हुए। सभी लोग देशभक्त थे, देश की आज़ादी के लिए काम कर रहे थे। अंग्रेजों के खिलाफ कठोर कदम उठाने की बात करने वाले कांग्रेस नेताओं को गरब दल का नेता कहते थे, और जो अंग्रेजों को आवेदन ज्ञापन वगैरह देते थे, शालीनता से बात करते थे, उनको नरम दल का नेता बोलते थे। गरम दल में तीन पाल थे, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल, लाल बाल पाल, यानी लाला लाजपत राय, ये तीन थे, लाल बाल पाल। ये गरम दल के नेता थे, और ये बहुत ही जोशीले थे, और अंग्रेजों को जैसे का तैसा जवाब देने में विश्वास करते थे। बाल गंगाधर तिलक ने कहा था, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर ही रहूंगा। इन्होंने अपनी बात का प्रचार प्रसार करने के लिए 2 अखबार भी निकाले थे, जैसे केसरी समाचार पत्र निकाला तिलक जी ने, जो जिसमें अंग्रेजों की खूब आलोचना होती थी। लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी कहा गया था। 1905 में अंग्रेजों ने बंगाल का विभाजन करके अपनी निकृष्टता साबित की। वो हमारे देश के लोगों को बांटना चाहते थे, और इसीलिए उन्होंने बंगाल का विभाजन कर दिया, और बंगाल विभाजन का हमने विरोध किया, बंग आंदोलन चलाया, और अंग्रेजों को हमारे सामने झुकना पड़ा, और 2011 में बंगाल विभाजन को रद्द करना पड़ा। पर कहते हैं कि ओपनिंग खराब हो गई तो लास्ट में वो खराब ही होता है, क्योंकि वो बंगाल हमारे पास रहा ही नहीं। आखिर पे 1947 में वो बंगाल, पूरी बंगाल जो अंग्रेजों ने कभी 1905 में बांट दिया था, पर हमारे संघर्ष के सामने अंग्रेजों को झुकना पड़ा, और 1911 में दिल्ली दरबार जब लगा जॉर्ज पंचम के सम्मान में, तो उस समय ये विभाजन रद्द किया गया था। लेकिन आखिर में 1947 में ये पूरी बंगाल पाकिस्तान बन गया, तो हमारे यहाँ से ये चला गया। कहानी यही है। बंगाल विभाजन का जब हुआ था 1905 में, तो उस समय वायसराय कौन थे, तो लॉर्ड कर्जन थे, याद रखना है। वंदे मातरम गीत के रचयिता कौन है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी हैं, जो हमारा आज राष्ट्रगीत है। राष्ट्रगीत और जनगण राष्ट्रगान होता है हमारा, जनगण मन राष्ट्रगान है, और वंदे मातरम हमारा राष्ट्रीय गीत है। सन 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। ये जहर बोलने वाली बात हुई, मुसलमानों की नेता बन गई मुस्लिम लीग। 1914 में प्रथम विश्व युद्ध हो गया। इसमें भारतीय नेताओं ने खूब अंग्रेजों को सहयोग किया। गांधी जी ने भी अंग्रेजों का समर्थन किया था उस समय। गांधी जी को तो भारतीय सर्जेंट के नाम से पुकारते थे। सर्जेंट मतलब उस समय आर्मी में युवाओं को भर्ती करने के लिए प्रेरित करते थे गांधी जी। तो गांधी जी को विश्वास था कि अंग्रेज पढ़े लिखे हैं, हमारे साथ न्याय करेंगे, तो इसीलिए वो लोग
गांधी जी इनका समर्थन करते थे। लेकिन गांधी जी की जो भ्रांति थी अंग्रेजों के प्रति कि वो सभ्य लोग हैं, वो टूट गई, बहुत जल्दी टूट गई। गांधी जी 9 जनवरी 1915 को भारत वापस आए थे दक्षिण अफ्रीका से, और वहां पर उन्होंने खूब जम के असहयोग आंदोलन करके, अहिंसा के बल पर सत्याग्रह का प्रयोग करके वहां लड़ाई जीती थी। काले गोरे की लड़ाई थी, भेदभाव की लड़ाई थी, वो जीत कर आए थे। तो गांधी जी काफी पॉपुलर व्यक्ति थे, लगभग 48-49 साल की उम्र में वो यहाँ आए थे। और यहाँ आते से उन्होंने किसी पार्टी को ज्वाइन वाइन नहीं किया था, पहले वो देश का भ्रमण किया था। उन्होंने सबसे पहले बिहार गए वो, और बिहार में उन्होंने नील विद्रोह जो हो रहा था उसमें सहयोग किया, तो नील आंदोलन में सफलता मिली, नील की खेती वाला आंदोलन। और दूसरा फिर उन्होंने अहमदाबाद में आंदोलन किया था, खेड़ा आंदोलन किया था। बैक टू बैक 3 आंदोलन किए, भारत में सत्याग्रह किए, और तीनों में सफलता मिली। तो गांधी जी और ज्यादा पॉपुलर हो गए। और 1919 में क्या हुआ, भारत शासन अधिनियम 1919 आया था, और उस समय एक काला कानून भी आया था। काला कानून जो आया था उसके खिलाफ पूरा देश लड़ रहा था। जलियांवाला हत्याकांड भी उसी समय हुआ 1919 में, अप्रैल में, 13 अप्रैल 1919 की घटना है। जलियांवाले बाग में अंधाधुंध गोलियां चला के हजारों लोगों की जान ले ली गई अंग्रेजों के द्वारा। बेनिहत्ते बेचारे थे, और जनरल डायर के द्वारा ये कृत्य किया गया, कुकृत्य किया गया। इससे गांधी जी की जो भ्रांति थी कि अंग्रेज सभ्य हैं, समझदार है, वो सब टूट गई। और गांधी जी फिर कभी अंग्रेजों की बड़ाई नहीं करते थे, हमेशा अंग्रेजों के खिलाफ वो लड़े, देश की आज़ादी के लिए लड़े थे। गांधी जी 20 वर्ष तो वहीं लड़े रहे, साउथ अफ्रीका में लड़ते रहे थे। और इसके खिलाफ फिर उन्होंने, जैसे ही जलियांवाला हत्याकांड हुआ तो वो बहुत ही अंदर से हिल गए, और उन्होंने फिर सत्याग्रह शुरू कर दिया। असहयोग आंदोलन 1920 में स्टार्ट कर दिया अंग्रेजों के खिलाफ। इस आंदोलन में नेताजी सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू महत्वपूर्ण नेताओं के रूप में उभरे। 1922 में उत्तर प्रदेश के चोरा चोरी नामक स्थान पर एक भीड़ ने पुलिस थाने में आग लगा दी, और उसमें कुछ पुलिसकर्मियों की जिंदा जलकर लाश हो गई, मतलब मृत्यु हो गई। और इससे गांधी जी काफ़ी खिन्न हो गए। और गांधी जी हमेशा कहते थे कि मैं जो सत्याग्रह कर रहा हूँ वो अहिंसक होना चाहिए, हिंसक नहीं होना चाहिए। अगर हमें सामने वाला अटैक कर रहा है तो हमें अटैक झेलने की शक्ति होनी चाहिए, तब आप सत्याग्रही हो सकते हैं। आप उसको अटैक की जगह अटैक न दें, अटैक में अपना झेल जाए, तो ही आप सत्याग्रह कर सकते हैं। अब हर कोई आदमी महात्मा गांधी तो हो नहीं सकता। तो अंग्रेजों ने भीड़ में कुछ एक्शन लिया, लाठीचार्ज किया, तो उन्होंने गुस्से में आकर और चोरा चोरी के पास में एक पुलिस स्टेशन को आग लगा दी, जिसमें पुलिस कर्मी जलकर मर गए। तो इसे गांधी जी ने अपना असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। 1928 में भारत में साइमन कमीशन आया था भारतीय शासन में सुधार करने के, और लगातार ये प्रयास चलते रहे। लगातार हम लोग लड़ते रहे, अंग्रेजों के सामने हम मांग करते रहे, लड़ाई चलती रही। अंग्रेज मानते भी रहे, अंग्रेज मानते रहे, चलते रहे, अपनी सुविधा के अनुसार हमारी मांगों को मान लिया करते थे। अपनी चाल चपलता कट और अपनी बाकपटुता में अंग्रेज तो होशियार थे, तो वो जैसे तैसे यहाँ शासन करते रहे। पर हम भी अब पढ़े लिखे थे, लगातार अंग्रेजों पे अटैक कर रहे थे, माने वैचारिक रूप से, राजनीतिक रूप से, और लगातार हम डिमांड करते जा रहे थे। और यही समय आया 1929 में, जब कांग्रेस अधिवेशन हुआ था लाहौर में, रावी नदी के तट पर। वहाँ पूर्ण स्वराज्य का नारा दिया गया था, और ये कहा था कि अब हम हर साल 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। और हम मनाते भी थे, अंग्रेज हमको रोकते थे। और इसी 26 जनवरी की जो स्पेशल डेट थी हमारी, 26 जनवरी 1930 को पूरे देश में हमने आज़ादी का दिवस मनाया था। भले हम आज़ाद नहीं हुए थे, पर हमने कह दिया था अब तो आज़ाद हो गए, अंग्रेज हमको करे ना करें। तो 26 जनवरी को हम लोग ये काम करते थे, अंग्रेज हम पर लाठीचार्ज करते थे। बाद में जब हमने संविधान लागू करना था, तो वैसे संविधान 26 नवंबर 1949 को बनके तैयार हो गया था, पर हमने एक स्पेशल, एक बहुत ही ऐतिहासिक तारीख का इंतजार किया। वो ऐतिहासिक तारीख 26 जनवरी से कोई और दूसरी हो नहीं सकती थी। इसीलिए हमने क्या किया, 26 जनवरी को हमने अपना संविधान लागू किया था, राइट। तो ये यहीं से आया है 26 जनवरी। तो इसी प्रकार से इस आंदोलन के प्रभाव से देश भर में चरखा, हथकरघा यानी स्वदेशी वस्तुओं को हम लोग अपनाने लगे, और विदेशी वस्तुओं की होलियां जलाने लगे। अंग्रेज लगातार हमें मनाने के चक्कर में आते रहते थे और कानून लाते रहते थे। 1935 का भारत शासन अधिनियम आया था,
1939 में दूसरा विश्व युद्ध हो गया, जिसमें कांग्रेस ने प्रांतीय सरकारों से इस्तीफा दे दिया था। डिटेल में तो बहुत लंबी बात है, मैं ज़्यादा चर्चा नहीं करूंगा, पर ये मैं कहूँगा कि 1935 के एक्ट के द्वारा 1937 में प्रांतीय चुनाव हुए थे। 11 प्रांत थे उस समय। 11 प्रांतों में कांग्रेस ने 8 प्रांतों में स्पष्ट सरकार बनाई थी और 3 प्रांतों में उसके सहयोग से सरकार बनी थी। मुस्लिम लीग एक जगह भी सरकार नहीं बना पाई। तो मुस्लिम तो वैसे असंतुष्ट चल रही थी, क्योंकि वो जो सोच रही थी वो हो नहीं पाया और वो लगातार पाकिस्तान की मांग कर ही रही थी। और तब तक दूसरा विश्व युद्ध हो गया। दूसरे विश्व युद्ध में अंग्रेजों ने हम भारतीयों से बिना पूछे ही भारत को विश्व युद्ध में झोंक दिया। तो इससे हमारी जो कांग्रेस की सरकारें थी प्रांतों, उन्होंने इस्तीफा दे दिया और ये कहा कि हमसे बिना पूछे ऐसे कैसे फैसला ले लिया दूसरे विश्व युद्ध में शामिल करने का, हम क्यों दूसरा विश्व युद्ध लड़ेंगे, हम तो गुलाम हैं, पहले हमको आज़ाद कर दो फिर हम आपकी मदद करेंगे। तो ये सब बातें हुई और इसी समय अनेक क्रांतिकारियों ने संघर्ष किया। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, आसफाक उल्लाह खां, भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद। हिस्ट्री में आप लोग जरूर पढ़िए इनको और मैं यहाँ तो चर्चा नहीं कर पाऊंगा ज़्यादा, आगे बढ़ जाता हूँ। सन 1942 में महात्मा गांधी ने क्विट इंडिया भारत छोड़ो आंदोलन चलाया और उसमें नारा दिया करो या मरो। आज के वीडियो में हम इतनी चर्चा करते हैं, आगे की चर्चा हम कल करें।